देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी गई है। लेकिन इन पुलिस वालों की हाव भाव को देखकर आपको जरा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि इन्हें फांसी की सजा दी गई है। पुलिस वालों के बीच में और खुद पुलिस वाले खड़े हैं, हंस रहे हैं, आरोपी हैं और इन्हें बकायदा कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है और इन पुलिस वालों ने इतनी हिम्मत दिखा दी कि इन्हें लगा कि इन्हें कोई रोका टोकी कैसे कर सकता है। और इन्हें एक चीज और भी पता है कि कोर्ट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करना है, क्योंकि अभी तो निचली अदालत का फैसला आया है कि फांसी की सजा इन्हें मुकर्रर की जाती है। अभी तो हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है और इसलिए इनके 32 दांतों वाली जो हंसी है, सीढ़ी चढ़ते हुए पुलिस वालों के बीच में खड़े होकर ये लगातार हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लॉकअप के अंदर जिस तरीके से दो मासूमों की जान ली है वो किसी से छिपी नहीं है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि एक पिता और बेटे को उसके पैंट को उतारा गया, उसकी लुंगी को उतारा गया और उसे लकड़ी पर अंडरवेयर के सहारे लिटाया गया। दो तरफ आगे पुलिस वाले खड़े थे, दो पुलिस वाले पीछे खड़े थे और एक पुलिस वाला डंडे से मारे जा रहा था लगातार। पिता को डायबिटीज था, जो बेटा था वो अपने पिता को बचाना चाहता था और पुलिस वालों ने उस बेटे के रेक्टम में अंडरवेयर को उतारकर उसके रेक्टम में पुलिस या डंडा दे दिया। और ये जो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल चार्जशीट में भी मेंशन है, जिसके बाद जब कोर्ट को ये सारी चीजें पता लगती हैं तो कोर्ट को भी परेशानी होती है कि जिन लोगों की सुरक्षा करने के लिए होना चाहिए था और रात के 1:30 बजे थाने को बंद कर दो लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। और जो वजह है उस वजह को जब आप सुनेंगे, हम इस डिकोडिंग क्राइम के कमेंट सेक्शन में भी उस चार्जशीट को जिस पर आरोप लगा है उसको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, ताकि वो तमाम लोग उसे पढ़ें, जाने कि खाकी वर्दी पर अगर आपने उंगली उठाई तो खाकी वर्दी किस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। यह केस एक बानगी है जहां पर आप डरेंगे कि पुलिस वालों को अगर आपने कभी भी कुछ भी बोल दिया तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी जान ले लेंगे। फांसी की सजा मिलने के बाद कुछ इसी तरीके से हंसते खेलते रहेंगे और इन्हें अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए 9 पुलिस वालों की वो कुंडली कि किस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक कई झूठ बोले। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जहां पर पहली बार आप देखेंगे कि किस तरीके से जो पुलिसिया जो झूठ है बेनकाब होता है इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो पूरी वारदात है आपने हर जगह देखी होगी और सुनी होगी, लेकिन आज डिकोडिंग क्राइम में आप वो असली वजह जानेंगे कि किस लिए उन 9 पुलिस वालों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और कायदे से 9 पुलिस वाले थे भी नहीं, वो टोटल 10 पुलिस वाले थे जिन्होंने 2 लोगों को लॉकअप के अंदर मौत के घाट उतार दिया। अभी जो पूरा जो वाक्य है, पूरी जो वारदात है, ये शुरुआत होती है इसकी 18 जून से। लेकिन उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले 19 जून 2020 का ये सीसीटीवी फुटेज देखना होगा। ये तस्वीर है, इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करिए। मैं एक एक करके आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तारीख देखिए, 19 जून 2020 है। 2020 वही जब कोविड का वक्त था, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, रूल्स और रेगुलेशंस थे, मास्क पहनना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अब अगर समय पर नोटिस करेंगे तो 21:42 लिखा है, यानी कि करीब करीब 9:40 के आसपास का समय है। और ये आपको एक दुकान दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, आसपास से कुछ वाहन जो हैं वो भी गुजरते दिखाई दे रहे हैं। अब इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए, एक जो शख्स है जिसने वाइट शर्ट पहनी है, वाइट लुंगी पहनी है, उसका नाम है जयराज। वो इसी जो शॉप है उसका ओनर है और वो शख्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस सीसी फुटेज के आधार पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ ही देर पर 2 कांस्टेबल, जिनकी जो खाकी वर्दी है वो सीसीटीवी में साफ तौर पे नज़र आ रही है, वो आकर खड़े होते हैं और वो उस ओनर से, जो शॉपकीपर है, उससे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो कांस्टेबल हैं वो लौट जाते हैं आधे रास्ते और शॉपकीपर अपने फ़ोन पर किसी से बात करता है कि अचानक
क्योंकि दूसरी साइड का जो सीसीटीवी पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। तो इसमें होता क्या है कि कांस्टेबल आगे बढ़ते हैं कि जो ओनर था, जो जयराज हैं, वो भी पीछे पीछे वो चले जाते हैं। अब इतने के बाद क्या होता है कि दरअसल वहाँ से कुछ बस ड्राइवर्स जो हैं वो गुजर रहे थे, ऑटो ड्राइवर्स गुजर रहे थे, वहाँ पर एक ऑटो स्टैंड भी था। तो वहाँ से एक ड्राइवर उस दुकान के अंदर आने की कोशिश करता है और इस दुकान में कई सारे लोग और मौजूद हैं जो मजदूर हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि क्या दुकान थी, कौन थे वो लोग और वो मजदूर क्या करने वहाँ पर आए थे। तो आपको लोग दिख गए। अब ऐसे में एक ड्राइवर जो है वो फौरन देखता है कि जो जयराज है उसे कुछ 2 कांस्टेबल लेकर गए और फौरन उन्होंने जीप में बिठाया और उसे लेकर निकल गए। अब ऐसे में वो घबराता घबराता अंदर जाता है और अंदर इस शॉप के अंदर जयराज का बेटा बेनिक्स मौजूद था। अब आप ये जो देख रहे हैं, येलो रंग की शर्ट है, हल्की लेमन शेड की, और नीचे एक जीन्स पहनी हुई है, ब्लैक या ब्लू रंग हो सकता है, तो वो बेनिक्स है। और उसको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पिता को कोई उठा कर ले जा रहा है, अचानक हुआ क्या। और ऐसे में बेनिक्स जो है, आप सीसीटीवी तस्वीर में देखिए, वो देखता है उन मजदूरों के साथ जो लेबर खड़े हैं वहाँ पर उनके साथ, और फौरन बाहर निकलता है, फिर आगे जाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में उसे समझ में आता है कि जो पुलिस की टीम है वो उसके पिता को लेकर चली गई है, वो उन्हें पैदल फॉलो नहीं कर पाएगा। वापस लौटता है और फौरन एक जो वहाँ पर जो लोग थे, जो साथी थे, वो एक बाइक लेते हैं और बाइक को जैसे घुमाया जाता है उसके बाद बेनिक्स उस पर बैठता है और वो बाइक भी वहाँ से चली जाती है। अब ये जो पूरा वाक्य आपने समझा, यहाँ पर एक पिता जयराज जो है वो पुलिस स्टेशन ले जाए जाते हैं पुलिस के द्वारा और पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा है उनका बेटा बेनिक्स। लेकिन आखिर अचानक से पुलिस क्यों इस जगह पर पहुंचती है, अचानक से जयराज को क्यों उठाया जाता है, उसकी कहानी शुरू होती है 18 तारीख से। तो 18 जून के दिन यानी कि 19 तारीख से एक दिन पहले रात को करीब 8:30 बजे जो पुलिस वाले हैं वो उस जगह पर गश्त कर रहे थे, हर एक इलाके की छानबीन कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन शख्स ऐसा है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। और तभी वो इस दुकान के आसपास से गुजरते हैं। अब जब यहाँ से वो गुजरते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग की भीड़ लगी हुई है। जो जयराज है वो अंदर मौजूद है और वो किसी को कोई सामान दे रहा है। इतने में जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर वो गुस्सा करते हैं और उतर कर बोलते हैं कि फटाफट इतनी जो भीड़ लगा रखी है इसको तुरंत खाली करो, नहीं तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और मुझे अगर ये जगह खाली नहीं मिली तो तुम सबकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। अब इतना बोलते, क्योंकि वो जो बाइक पर था पुलिस वाला गश्त कर रहा था, और इतना बोलते वो आगे निकलता है। तब तक जो दुकान के अंदर जयराज मौजूद थे उनके मुंह से निकल जाता है कि जो पुलिस वाले हैं ये कोई भगवान थोड़ी हैं, इस तरह से बात करें, बदतमीजी करें। अरे ऐसे पुलिस वालों को तो सड़क पर पकड़ कर पीटना चाहिए। अब जयराज के मुंह से जब ये सेंटेंस निकले तो इतने में पुलिस वाला जो है वो आगे बढ़ गया था, लेकिन जिस तरह से जयराज ने बोला, जिस आवाज़ में बोला, जिस टोन में बोला, वो उस पुलिस वाले के कानों में पड़ जाती है। अब होता क्या है कि जो पुलिस वाला था वो बाइक से बैठे बैठे अपने थाने पहुंचता है और वहां पर अपने बड़े अधिकारियों को बताता है। वो बताता है कि सर मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था और मैंने किसी को इस तरह से बोला और वहां से मुझे इस तरह से आवाज़ सुनाई दी। अब जब पुलिस वालों को ये बात सुनाई दी, वहाँ पे जो बड़े अधिकारी थे उन्हें लगता है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा तुम्हें किसने बोल दिया, चलो हम भी चलकर देखते हैं कौन ऐसा शख्स है जो आखिर पुलिस वालों से बड़ा हो गया, जिसकी पकड़ पुलिस वालों से तेज़ हो गई और जो पुलिस पर इस तरह से कमेंट कर सकता है और बदतमीजी कर सकता है। अब 18 तारीख की बात होती है। अगली रोज़ यानी कि सुबह सुबह का वक्त जब आता है 19 तारीख को, तो सुबह के टाइम पर होता ये है कि जयराज की दुकान पर जो पुलिस के लोग हैं वो वहाँ पर पहुंचते हैं और वहां जाकर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा वो शख्स था जिसने वो कमेंट पास किया था। अब ऑटो के बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टैंड था, और भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, दुकान में जो मजदूर थे वो भी काम करे थे। तो उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ, कल जब हमारा जो कांस्टेबल वहाँ पर आया था और उसने तुम लोगों से बोला था कि पूरा एरिया खाली होना चाहिए और कानून का पालन करो, तो इसके बाद ऐसा कौन सा शख्स था जिसने गंदी टिप्पणी की थी और जिसने कहा था कि पुलिस वालों को पकड़ के पीटना चाहिए। अब इसमें से एक जो मजदूर था उसके मुंह से निकलता है, बताता है कि सर देखिए वो तो मजाक में कहा था, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, वो हमारे जयराज सर हैं उन्होंने ऐसा चीज़ कही थी। अब वहाँ पर पहली बार पुलिस को नाम पता लगता है कि शख्स का नाम है जयराज, लेकिन तस्वीर तो अब भी नहीं थी, कौन वो शख्स है, क्या करता है, कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे में ये लोग फिर से प्लान करते हैं, जो पुलिस की पूरी टीम है, बाकायदा जितने वो लोग थे वो प्लान करते हैं और कहते हैं ठीक है अभी तो हम जा रहे हैं, शाम को फिर से आएंगे। अब क्या होता है, 19 जून की शाम आती है। अब जो मैंने आपको सीसीटीवी तस्वीर दिखाई थी, अब वो तस्वीर आती है, यानी कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने पहले ही मन में बिठा लिया था कि जयराज को तो सबक सिखाना है, और इसीलिए 19 तारीख को फिर से जो पुलिस के मुताबिक 8:30 बजे वो पहुंचते हैं। लेकिन हालांकि आप जो तस्वीरों में देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे, तो 9:30 बजे का वक्त है, 9:42 हो गए हैं। इस वक्त की तस्वीर में मैं अगर आपको बताऊं तो जो बाकायदा जयराज है वो बाहर दिखाई दे रहा है, पुलिस कांस्टेबल आते हैं उसके बाद, और वहाँ पर होता ये है
तो एसआई बालाकृष्ण अपनी टीम के साथ जीप लेकर उस जगह पर खड़े होते हैं। अब होता ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो स्टैंड था, तो वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि ये बताओ यहाँ पर जयराज नाम का आदमी कौन है। तो उसमें से एक ऑटो वाला कहता है कि सर देखिए वो जो वाइट लुंगी में खड़े हैं, वो जो शॉप के बाहर खड़े हैं, वो मालिक है वहाँ के, और वही जयराज है। अब एसआई बालाकृष्ण अपने दोनों कांस्टेबल से कहते हैं कि जाओ और उसको उठाकर लेकर आओ, जीप में बिठाकर उसको सबक सिखाते हैं। अब इसके बाद जो दोनों कांस्टेबल थे, ये जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वो जयराज से कुछ बात करते हैं। इसके बाद जयराज जो है बोलता है, कुछ बोलता होगा उन्हें कि ठीक है आप चलो मैं आ रहा हूँ, और इसके बाद कांस्टेबल आगे जाते हैं। जयराज इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इतने में जो ड्राइवर है वो क्या देखता है कि फ़ौरन जैसे जयराज वहाँ पहुँचे, उनको सीधे उठाकर जीप में डाला गया और जीप में उठाकर पुलिस जो है उन्हें लेकर चली जाती है। अब यही बात जब वो उनके बेटे को बताता है तो बेटा भी बाहर निकलता है, उसको भी चिंता होती है, वो फॉलो करता है, लेकिन उसे लगता है पैदल नहीं भाग पाएगा। फिर बाइक आती है और बाइक पर बैठ के जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीधे अपने पिता को फॉलो करते करते निकल जाता है। ये पूरा आपने एक चीज़ समझी किस तरह से पुलिस जो है वो उसके पिता जयराज को उठाकर ले जाती है। अब पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो पुलिस के लोग थे, जितने भी वो 10 लोग थे, वो बारी बारी से कहते हैं कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि तुम लोग हम पे कुछ बोलोगे, हम पर कमेंट करने की तुम लोग की हिम्मत हो गई। ये सारी चीज़ें चली रही होती हैं कि तभी जो बेटा था बेनिक्स वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उसके पहुँचने के बाद जब जैसे वो पुलिस को बोलना शुरू करता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, मेरे पिता निर्दोष हैं, आपने क्यों नहीं उठा लिया, कोई तो ऐसी बात नहीं थी, वो बोलता तू हमें सिखाएगा। सीधे जो पिता थे और जो बेटे थे दोनों को पकड़ा जाता है और सीधे लॉकअप में डाल दिया जाता है। और इसके बाद जो बाकी लोग बाहर आए थे उनको भगा दिया जाता है। जो बाकी पुलिस की टीम थी वो बाकायदा जो बाइक पे एक शख्स और आया था उसको भगा देते हैं, और उसी के द्वारा जो घर परिवार है वहां तक खबर पहुंचती है। अब लॉकअप के अंदर का आप दृश्य समझिए, किस तरह से जो पुलिस वाले हैं, ये जाहिल पुलिस वाले जिनको फांसी की सज़ा हुई है और जो मुस्कुरा रहे हैं कैमरा देखकर, मीडिया देख के मुस्कुरा रहे हैं, उनकी जाहिलियत की हद अब आप सुनिए। ये क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पिता है उसके सारे कपड़े उतारते हैं। पहले तो उसको ऐसे ही मारते हैं, पीटते हैं, जयराज को मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, जिस तरह से मार सकते थे सारी सीमा पार करते हैं, और उसके बाद उसके सारे कपड़े उतारे जाते हैं। सिर्फ अंडरवियर जो थी जयराज के शरीर पर सिर्फ वो रहती है, और एक वुडन यानी आप यूँ समझिए लकड़ी का एक टेबल मंगाया जाता है और टेबल पर उन्हें आधा लिटा दिया जाता है। इसके बाद जो बड़े अधिकारी थे वो कमांड करते हैं अपने कांस्टेबल्स को कि जाकर उसके हाथ पकड़ो और पैर पकड़ो। तो आगे 2 कांस्टेबल जाके उनके पैर पकड़ते हैं और पीछे माफ करिएगा हाथ पकड़ते हैं और पीछे पैर पकड़े जाते हैं, और इसके बाद उन्हें इतनी बेरहमी से डंडों से मारा जाता है कि जब तक आप यूँ सोचिए पुलिस वालों की मार मार के हालत ख़राब हो जाती है, पसीने निकलने लगते हैं, उनकी शर्ट यूँ समझिए आधी बाहर निकल जाती है। जो मारने वाले शख्स थे उनकी हालत इतनी बुरी हो गई, तो सोचिए जो मार खा रहा था उसकी हालत कैसी होगी। अब जो बेनिक्स था उसको पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके पिता को इस कदर जब मारा गया तो किसी तरह से वो खुद को छुटाता है और लेट के किसी तरीके से उनके पैरों में गिरता है और कहता है सर छोड़ दीजिए, मेरे पिता को डायबिटीज़ है, उनकी उम्र हो गई है, 60 से ज़्यादा उनकी उम्र है, आप क्यों उन्हें इतना मार रहे हैं, उनकी गलती क्या है, कम से कम आप हमें हमारा कसूर तो बताइए। और इसके बाद जो पुलिस वाले हैं उन्हें लगता है कि इस लड़के ने हमें कैसे रोक दिया, ये लड़का हमको अब चीज़ें सिखाएगा, और फौरन अधिकारी कमांड करते हैं कांस्टेबल्स को कि चलो इसके भी सारे कपड़े उतारो। और इसके बाद जो बेनिक्स था उसके भी कपड़े उतारे जाते हैं, उसको भी सिर्फ अंडरवियर में रखा जाता है, और जैसे उसके पिता के साथ किया गया था ठीक उसी तरीके से उसे भी उस लकड़ी के टेबल पर लेटाया गया, हाथ पकड़े गए, पैर पकड़े गए, और उसको भी बेरहमी से मारा गया। यहाँ तक कि आप पुलिस वालों की दरिंदगी देखिए कि वो पुलिस वाले इतने पर ही नहीं रुके। जो प्लास्टिक का मोटा सा डंडा था जिसमें आगे रबड़ लगी हुई थी, उसी डंडे को उसके रेक्टम में डाल दिया जाता है बेनिक्स के, और इस पर बेनिक्स की हालत बहुत ख़राब होती है। और सोचिए जब दोनों जयराज और बेनिक्स को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और यूँ सोचिए जब उसके रेक्टम में उस डंडे को डाला गया तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, इतना ज़्यादा खून निकला कि जो पुलिस जो लॉकअप था उसकी जो पूरी जो गेट होता है उस पर खून लग गया था, दीवारों पर खून लग गया था, नीचे जो खून के छींटे थे वो बिखर गए थे, और साथ ही साथ वो दोनों जो पिता थे और जो पुत्र थे उनके पूरी बॉडी पर खून ही खून था। और बेनिक्स के तो आप यूँ समझिए प्राइवेट पार्ट से पूरा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, सिर से खून बह रहा है, पूरा थाना आप सोच रहे हैं, आप इमेजिन कर देखिए पुलिस वाले किसी को इतनी बेरहमी से मार रहे हैं, तो सोचिए उन पर कितनी छींटें पड़ी होंगी, उन पर कितना खून लगा होगा, किस तरह से वो उन लोगों को
मार रहे थे। अब अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, लेकिन बाहर क्या होता है, जब वो शख्स जो बाइक पर आया था बेनिक्स के साथ, जब वो वापस जाता है घर, परिवार में बताता है, तो ऐसे में परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन उनको क्या दिखता है कि करीब 1:30 बजे के आसपास थाने को बंद कर दिया गया। मतलब वो थाना आप यूँ सोचिए जो पूरे साल खुला रहता है, 365 दिन खुले रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो रही हो, आग लग गई हो, जो मर्जी हुआ हो, लेकिन पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जिसको खुला रहना कंपलसरी है, क्योंकि वो आम जनता के लिए है। और ऐसे में वही थाना 1:30 बजे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। बाहर से कोई देखे तो उसे लगे कि थाना बंद है, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, अंदर पूरी तरीके से जयराज और बेनिक्स को मारा जा रहा है, उनके कपड़े उतार के मारा जा रहा है, वो खूनम खून हो चुके हैं। और परिवार वाले बाहर हाथ जोड़ रहे हैं कि सर, माई बाप, किसी तरीके से दरवाज़ा खोलिए, हमें अंदर लीजिए, हमारे परिवार के लोग हैं, कसूर तो बताइए कि आखिर उनकी गलती है क्या। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, मारपीट करने के बाद, पुलिस वाले दरवाज़ा खोलते हैं और खोल कर कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे परिवार वाले दोनों ठीक हैं, जयराज और बेनिक्स, उनको कुछ नहीं हुआ है। कल एक काम करना, अस्पताल में कुछ कपड़े लेकर आना और कोशिश करना जो धोती है वही लेकर आना, पैंट लेकर मत आना। और तो और साथ ही साथ कलरफुल होनी चाहिए, कोई भी सफ़ेद रंग की धोती लेकर नहीं आएगा। अब जब परिवार वाले सुनते हैं उन्हें थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है, लेकिन पुलिस के लोगों ने वार्निंग दी थी कि देखो, जो भी तुम धोती लाना अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वो कलर होनी चाहिए, वाइट रंग की नहीं होनी चाहिए, और अस्पताल में आके मिलना। अब होता यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती है कि देखिए, जो बेनिक्स था, जब उसको इस तरह से मारा गया, उसके रेक्टम में जो डंडा था उसको डाला गया, तो उससे चल पाना भी बहुत मुश्किल था। ब्लीडिंग इस कदर हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अब इसके बाद थाने के अंदर जब परिवार को कह दिया जाता है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि सुनो, तुमने सारी चीज़ें मार खा ली और अब हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारा कसूर क्या, लेकिन उससे पहले तुम सारे खून के धब्बे मिटाओ, जो भी तुम्हारा खून तुमने पुलिस स्टेशन में तुम लोग की वजह से गिरा, वो सारे मिटाओ। तो सोचिए, वो लाचार बेचारे जिनका खून बह रहा है, जो चल नहीं पा रहे, जो कुछ बोल नहीं पा रहे, वो अपने कपड़ों से, क्योंकि पिता ने लुंगी पहनी हुई थी, वो उस लुंगी के जरिए उस खून को पोंछने की कोशिश करते हैं। जो बेटा था उसने पैंट पहनी थी, उसके ऊपर जो शर्ट पहनी थी वो उससे उसको पोंछने की कोशिश करता है। और बेचारे करा रहे थे, घुटनों के बल बैठे थे, और बेनिक्स की तो हालत इतनी बुरी थी कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था, वो आधा गिर गया था उस ज़मीन के ऊपर, और उससे सफाई करवाते हैं। अब ये चीज़ें हो जाने के बाद जब अगला दिन आता है, तो अगले दिन पे पुलिस एक सफाई कर्मी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, लॉकअप का पूरा ये जगह देखो, और यहाँ पर जहाँ भी खून के एक भी छींट तुम्हें दिख गई तो तुम्हें बताऊंगा मैं। सारी खून की छींटें साफ़ होनी चाहिए, लॉकअप का हर एक दरवाज़ा, हर एक दीवार, हर एक चीज़ ऐसे साफ़ कर दो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसके बाद इन दोनों को, यानी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को, उठाया जाता है, जीप में बिठाया जाता है और सीधे ले जाया जाता है अस्पताल। यहाँ ले जाने के बाद, क्योंकि जो पुलिस है उनको कस्टडी चाहिए थी इनकी, तो इसलिए मेडिकल कराना था और इसीलिए अस्पताल लेकर जाते हैं। अब अस्पताल में होता यह है कि खून बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए उनके कपड़े बदले जाते हैं। अब जो पिता थे, उनको जो कपड़े पहनाए गए, उन्होंने जो कपड़े पहने, उनको लुंगी पहनाई गई, शर्ट पहनाई गई, तो उनके सिर पर खून था, पीठ पर खून था, और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। लेकिन बेटे की कंडीशन क्या थी, अगर बेनिक्स की बात करें तो उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अब वो क्या करते, जैसे वो लुंगी उसको पहनाते थे, वो पूरी खून से सन जाती, दोबारा पहनाते, वो फिर से खून से सन जाती। और इसीलिए आप याद रखिए, जो पुलिस वाले थे वो बार बार कह रहे थे कि रंग बिरंगी, यानी कलरफुल लेकर आना धोती, और कई सारी लेकर आना, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि अगर वाइट रंग की धोती पहनेंगे तो खून साफ तौर पर दिख जाएगा किसी को भी, और तो और जो कलरफुल धोती रहेगी उसमें खून नहीं दिखेगा। इसके अलावा और कई सारी धोतियां मंगाई थी, क्योंकि पुलिस को पता था कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है कि वो 1 या 2 धोती लगाने पर ख़त्म नहीं होगी, उसके लिए काफ़ी लंबा वक्त चाहिए। अब इधर पिता को एग्जामिन किया जा रहा था, उनका मेडिकल हो रहा था। दूसरी तरफ जो बेटा है उसको काफ़ी देर तक पुलिस वालों ने रोक कर रखा बेनिक्स को, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर 2-3 घंटे हम रोक कर रखेंगे तो शायद इसकी जो ब्लीडिंग है थोड़ी सामान्य हो जाए, फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे और बड़े आराम से बनवा लेंगे कि जो शख्स है फिट है कस्टडी के लिए। अब इधर परिवार के लोग थे, वहाँ पर पत्नी थी, बहन थी, वो बोलती है कि कम से कम आप मुझे मेरे भाई के पास तो जाने दो सर, आप कम से कम ये कोशिश तो करो, मैं उसकी बहन हूँ, मुझे पास में जाने दो, मैं देखती हूँ। पुलिस वालों ने किसी भी परिवार वालों को बेनिक्स और जयराज से मिलने दिया ही नहीं, उनको बाकायदा दूर रखा, बस उनसे कपड़े ले लिए थे। अब यहाँ पर पुलिस वालों की चाल देखिए, वो जानते थे कि बेनिक्स की हालत बहुत ख़राब है, साफ तौर पे माथे पर चोट है पिता के, हर जगह दिख रहा है कि बहुत उनकी कंडीशन ख़राब है, लंगड़ा के वो चल रहे हैं। लेकिन वो पुलिस के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से करते हैं सेटिंग, मतलब डॉक्टर को सारी कहानी समझाते हैं, सब कुछ करके उनको सेट करते हैं और कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप एक ऐसा सर्टिफिकेट बना दीजिए जिस पर लिख दीजिए फिट टू रिमांड, मतलब कि ये रिमांड में लेने के लिए बिल्कुल फिट है, इनके शरीर पे कोई चोट नहीं है, बिल्कुल सब कुछ इनकी बॉडी में ठीक है और कोई इनको बीमारी नहीं, कहीं पे इनके चोट नहीं है। और डॉक्टर भी इस तरह से एक सर्टिफिकेट
बना देता है। अब इसके बाद फिर से जो बाप हैं जयराज हैं और जो उनका बेटा बेनिक्स है उनको उठाया जाता है, जीप में डाला जाता है और कोविड का समय था तो याद रखिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। अब ऐसे में मजिस्ट्रेट के सामने किसी कोर्ट में पेश नहीं होना था, बल्कि जो मजिस्ट्रेट थे वो अपने घर पर ही उन छोटे छोटे केस या ऐसे कोई केस थे उनकी सुनवाई किया करते थे। तो ये सीधे मजिस्ट्रेट के घर पर लेकर पहुंच जाते हैं और उस वक्त कोविड था तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट हैं वो बालकनी में खड़े होते हैं और नीचे, क्योंकि उनका घर जो रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे तो उसकी बालकनी पर वो आ जाते हैं। नीचे पुलिस वाले जो थे सारे के सारे वो खड़े होते हैं, साथ में जयराज और जो बेटे बेनिक्स थे वो खड़े होते हैं। वो लंगड़ा कर चल रहे हैं, जीप से ठीक से उतर नहीं पा रहे, हालत ख़राब है। लेकिन वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं ऊपर खड़े होते हैं, पूछते बताओ नाम क्या है, कौन सा थाना है, क्या चीज़ है, आरोप क्या लगाया है, हर एक चीज़ की लिस्ट मांगते और कहते ठीक है जाइए आपको हमने कस्टडी दे दी, अब आप पुलिस रिमांड पर हैं। और इसके बाद पुलिस कस्टडी में जयराज और बेनिक्स को रख लिया जाता है। अब इसके आगे की बात जब आप सुनेंगे तो आप और दंग रह जाएंगे। पुलिस कस्टडी मिलते ही सारे पुलिस वाले खुश, जैसे उन्हें लग रहा था कि उनकी जो वर्दी है उसकी इज्जत बच गई। सोचिए उन्होंने उस रात जो किया है उस लॉकअप के अंदर, उससे लगता है उनकी इज्जत बचेगी। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब उन्हें लॉकअप में फिर से ले जाया जाता है तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है। अब जो मैंने आपको कहानी बताई 18 से शुरू होती है, 19 को मारपीट होती है, 20 को मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीज़ें होती हैं और 21 आते आते उनकी जब कंडीशन इतनी बुरी ख़राब होती है 20 की रात को तो फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। बेटे की ब्लीडिंग फिर से शुरू हो जाती है, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रात में ही अस्पताल के अंदर ही ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि उसकी मौत हो जाती है। और इधर पिता जो हैं, जो आप तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे उस वक्त, उनकी सांसें चल रही थी। उनको जब अस्पताल में एडमिट कराया गया तो आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ना जिस तरह से, तो सोचिए इन्हीं आवाज़ को रोकने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, इन धड़कनों को रोकने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा और पुलिस उसमें कामयाब भी हुई। क्योंकि बेटे से एक दिन बाद जो पिता है उनको भी हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि उनको लगातार चोट आई हुई थी, उनकी कंडीशन पहले ही ख़राब थी, बुज़ुर्ग थे वो। अपने बेटे की हालत जब उन्होंने देखी इस तरह से उसे मारा गया उनकी आंखों के सामने, वो ये सब भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद किस तरीके से ये जो पूरे पुलिस वाले हैं ये कैसे हर किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये कोर्ट को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरह से, जो आपको शुरुआत में दीपक ने तस्वीर दिखाई थी कि सारे के सारे पुलिस वाले हंस रहे हैं, तो ये जो आपने तस्वीर देखी ना ये इस वक्त की है जब इन्हें सज़ा दी गई। तो सोचिए जब इन्होंने उन दोनों को मारा और मारने के बाद जब लोग रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तब भी ये किस तरह से हंस रहे होंगे। पुलिस वाले हंसे भी क्यों ना, क्योंकि आप कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो रिपोर्ट लिखवाने किसके पास जाएंगे, बगल के थाने में जाएंगे। बगल का पूरा थाना ही अगर हत्यारा बन जाए, आपकी जान के पीछे लगे हो और वही कातिल हो, तो क्या वो अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। और परिवार के पास भी यही मजबूरी थी कि अब किसको जाके बताएं कि जो कातिल थाना है, जहां पे क्राइम सीन है, वहीं पर हमें रिपोर्ट लिखवाने जाना है। कोई सुनने वाला नहीं था और पुलिस वालों को लग रहा था कि जिस किसी ने भी उन पर उंगली उठाई उसकी तो हमने जान ही ले ली, उंगली ही तोड़ दी। अब हर कोई हमसे डरेगा क्योंकि हम पुलिस वाले थोड़ी हैं, हम तो गुंडे हैं, हम तो जाहिल हैं, हम तो शैतान हैं। जो भी आप नाम ले लीजिए वो कम होंगे इन 9 पुलिस वालों के। इन 9 पुलिस वालों को जो चेहरा है अपने ध्यान में, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि कल को अगर ये आजाद हुए भी तो आपको इनका चेहरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब होता क्या है, उस पूरे इलाके में एक तरीके से कर्फ्यू लग जाता है, लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं। लोग पूछते हैं कि माई बाप बताइए हम किसके पास जाके इन पुलिस वालों का कंप्लेन लिखें, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं तो हत्यारे हैं। जब हर कहीं से हार मिल रही थी, उन्हें लग रहा था कि न्याय तो नहीं मिलेगा, अब कौन इनकी बात सुनेगा, तब जाकर कोर्ट, हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है वो सामने आती है। सुओ मोटो मतलब खुद ही संज्ञान लेती है कि वो कहती है कि देखिए ये जो केस है, इस केस में बहुत ज्यादा खामियां हैं, जरा जांच पड़ताल करवाई जाए और जो भी थाना इंचार्ज है उन्हें बुलाया जाए। अब होता क्या है, थाना इंचार्ज कोर्ट के सामने खड़े होते हैं और ये जाहिल पुलिस वाले जो हंस रहे हैं कोर्ट के सामने खड़े होकर क्या बोलते हैं, जब जज साहब कहते हैं कि जरा हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए 20 या 19 से 20 जो जून था 2026 का, माफ कीजिएगा 2020 का, उसका सीसीटीवी हमें दिखाइए। अब इसके बाद जो थाना इंचार्ज था वो क्या कहता है कि सर एक्चुअली डिजिटल का जमाना है, क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुका था इसलिए उस रोज का जो सीसीटीवी फुटेज है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
पुलिस वालों को लगा अच्छा ये बात है, जरा चेक करवाया जाए। तो पता लगा कि उनके पास रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जानबूझकर इस केस में लेट लतीफी की गई। बार बार कोर्ट कुछ भी चीजें मांगता, ये हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देते, जो केस फाइल था वो सामने नहीं पेश करते। और जब पूछा जाता कि किस बना पर आपने इन्हें अरेस्ट किया है, तो ये कहते हैं कि ये पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे थे, कोविड लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें अरेस्ट किया गया। अब इसके बाद जब भी कोई कोर्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती कि ठीक है जयराज ने किया था, तो बेटी को किस बना पे आपने अरेस्ट किया, बेटी के खिलाफ क्या आपने कोई साजिश रची या कौन सा केस बनाया, तो इस पर पुलिस वाले कुछ बता नहीं पा रहे थे। तब कोर्ट को लगा कि जो थाना इंचार्ज है ये जज साहब को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर जो कोर्ट ये कहती है कि एक काम करते हैं एसएचओ साहब, आपके पूरे थाने को क्यों ना सस्पेंड कर दिया जाए और खुद उस इलाके की जो डीएम है उनको कहा जाता है कि आप इस थाने के इंचार्ज बनिए। सोचिए, डीएम से कहा जाता कि आप पुलिस थाने का इंचार्ज बनिए और वहां पर देखिए कि जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से जो थाना इंचार्ज जो झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जब पता लगता है कि पूरा का पूरा थाना ही झूठ बोल रहा था, तो कोर्ट गुस्से में आती है और उसके बाद इस पूरे केस को उठाकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। कोर्ट को जरा भी भरोसा नहीं था उस थाने पर और कहा जाता है कि जब तक ये पूरा मामला पुलिस से सीबीआई को अच्छे तरीके से ट्रांसफर नहीं हो जाता तो स्टेट की सीआईडी को दिया जाएगा। सीआईडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिसमें पुलिस के बेहतरीन ऑफिसर्स काम करते हैं। ये अच्छे लोग होते हैं जो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन थे तो ये भी खाकी वर्दी वाले, और इसलिए पुलिस से इस केस को निकालकर सीबीआई को देना बेहद जरूरी हो गया था। और जब मद्रास हाईकोर्ट जब ये टिप्पणी करती है, तब पहली बार ये जो पुलिस अपने दलील में, खुद देखिए पुलिस अपने ही खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये अपने लोगों को तो पुलिस बचाते हुए आई थी। अब इसके बाद कहानी क्या फोल्ड होती है, अब ध्यान से सुनिए। दरअसल सीबीआई कहती है कि जो वनीता ने आपको शुरुआत में फुटेज दिखाया 9:42, ये देर शाम का वक्त था। दरअसल इस घड़ी में एक दिक्कत थी, ये 1 घंटा 40 मिनट आगे थी, मतलब 8:02 हो रहे थे और उस इलाके में जो कर्फ्यू लगने का जो समय था वो था 8 बजे। तो 8:02 पर जब पुलिस वाले जबरन कोविड लॉकडाउन के नाम पर महज 2 मिनट के अंदर ही उसे उठाकर लेकर चले जाते हैं, तो इस पर सवाल उठाया जाता है कि ये सोची समझी साजिश थी। और जिस तरीके से वनिता ने आपको कहानी बताई कि कहानी सिर्फ 19 जून की नहीं थी, यह बदला था 18 जून का, जब पहली बार पुलिस को लगा कि हमें कोई कैसे हड़का सकता है और कैसे हमें पीटने की बात कह सकता है। इसके जवाब में पुलिस ये दलील देती है कि माई बाप, ये जो पूरी कहानी है आपको सीबीआई बता रही है, सोचिए पुलिस अपने लिए ही केस लड़ रही है। पुलिस ये बता रही है कि जितने भी गवाह हैं, टोटल मैं आपको बता दूं 135 के आसपास गवाह हैं, जिसमें से 52 जो गवाह थे उन्हें कोर्ट में बुलाकर पूछताछ की गई। पुलिस क्या कहती है कि जो 135 गवाह है ना सर, ये एक तरीके से जानबूझकर पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब पूछते हैं, अच्छा आप ये जो कह रहे हैं कि ये प्लानिंग बनाकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खुद के थाने के अंदर का तो सीसीटीवी है नहीं, आप जरा ये प्रूफ कर दीजिए कि कहां पर 135 लोग इकट्ठा होकर एक साथ एक ही बात कैसे बता रहे हैं, जो उनका वर्जन है कि पुलिस ने जाति की है। अब यहां पर पुलिस ने तो बोल दिया कि सोची समझी साजिश थी, सब लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बात को प्रूफ ही नहीं कर पाई। अब इसके बाद जब कहानी में पता लगता है कि जो पुलिस वाले हैं ये एक तरीके से इस पूरे केस को उलझाना चाहते थे और अपनी वर्दी में वापस आना चाहते थे, क्योंकि कई बार ये लोग सस्पेंड भी हो चुके थे। अब इस पूरी कड़ी में एक जो शख्स था, जो सब इंस्पेक्टर पलदुराई था, उसकी कोविड में मौत हो जाती है अगस्त 2020 में। अब 10 में से बचते हैं 9 लोग। अब इसमें से भी जो उस वक्त उस थाने में एक लेडी कांस्टेबल थी, हम नाम नहीं ले रहे हैं उनका, लेकिन ये जो लेडी कांस्टेबल थी ये कोर्ट में जाके कहती हैं कि सर अगर मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए तो मैं उन 9 के 9 दरिंदों का नाम बताने के लिए तैयार हूं। मैं उस रोज उस थाने के अंदर जो जो चीजें हुई हैं मैं आपको हूबहू बताऊंगी कि किस तरीके से इन जाहिलों ने एक के बाद एक
डंडे बरसाए, डंडों के साथ गंदी हरकत की, थाना बंद कर कर लोगों को तड़पाया, और इसलिए तड़पाया क्योंकि ये बताना चाहते थे कि तुम पुलिस को किस तरीके से धमका सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी आत्मा डर जाएगी अगर अगली बार पुलिस को कुछ भी जरूरत समझी बोलने भर की। और ये जो गुस्सा था, ये पता नहीं किस बात का गुस्सा था। जब पुलिस थाने में तैनात एक लेडी कांस्टेबल कोर्ट के सामने जाके सारी बातें कहती हैं, तो जो तमिलनाडु की जो पुलिस थी, जो मनगढ़ंत कहानी बना रही थी कि उसने झूठ बोला तो उसने साजिश रची, हर एक चीज पत्तों की तरह ढह जाती हैं। और वहां पर पहली बार तमिलनाडु पुलिस के 9 पुलिस वाले, जिसमें पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पूरा का पूरा थाना इसमें सम्मिलित था, हर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब इस देश में ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। इससे पहले भी उत्तराखंड में गुड़िया रेप कांड का एक मामला था, जहां पर एक साथ, फिलहाल के लिए जो उनके जो बॉस थे उन्हें बेल मिल चुकी है, लेकिन 13 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सजा मिली हुई है। लेकिन जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे हैं, आज भी वहां पर भी जो पुलिस वाले थे उस वक्त हंस रहे थे, और यहां पर भी जो पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस वालों से ही घिरे हैं, ये भी हंस रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उस मामले को भी लगभग 1 साल होने को आया, आज तक उन्हें फांसी की सजा नहीं मिली है, क्योंकि ये 9 के 9 लोग और जो 13 पुलिस वाले थे, ये दांव पेच समझते हैं कानून का, और ये पेच फंसाने में माहिर होते हैं। अभी तो निचली अदालत का ही मामला है, और ये हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 9 लोगों की बात है, तो हर एक जो पुलिस वाला है वो दांव फंसाने के लिए एक के बाद एक इस तरीके से जानबूझकर केस को लेट लतीफी करेगा, और ये सालों साल बीत जाएंगे। और कुछ सालों के बाद इन 2 तस्वीरों को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बाहर आपके बीच में घूमते हुए नजर आएंगे। और इसलिए हम आपको चलते चलते फिर से उस वीडियो को दिखाना चाहते हैं, जहां पे जो तमिलनाडु जो पुलिस के जो अफसर हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो किस तरीके से बेखौफ, कोई पछतावा नहीं, हंसते हुए कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, पुलिस वालों से गिरे हैं। इनके चेहरे पर हंसी है, क्योंकि इन्हें कोई डर ही नहीं है कि इनका कोई क्या बिगाड़ेगा। हो सकता है कि पुलिस वाले हैं तो जेल में भी इनके कॉन्टैक्ट्स हो, इन्हें खाना पीना अच्छा मिलता हो, अपराधियों से इनको अलग सेल में रखा जाए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, लेकिन डर नाम की जो चीज होती है ये इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और वो तो भला हो इस देश में कोर्ट जैसी व्यवस्था का जज, जिन्होंने खुद संज्ञान लिया, नहीं तो ये जो 2 लोगों की जो मौत हुई है ये कभी थमती नहीं। और जो पुलिस वाले अपना डर और खौफ बनाने के चक्कर में, गुंडाई करने के चक्कर में, उन्हें लगता है कि हमें कौन सबक सिखा सकता है, हम लोगों को सबक सिखाते हैं, हमें सबक सिखाने वाला आखिर कौन पैदा हो गया। और इसलिए जाने से पहले मैं उन लोगों के नाम आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो हंसते हुए चेहरों की जो हम वीडियो हम आखिरी में लगा देंगे। देखिए कि उन चेहरों को आप देखेंगे तो आपको भी अपने ऊपर शर्म आएगी। हमें वीडियो बनाते समय हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, फिर भी हमने हिम्मत जुटाकर आपको हूबहू हर एक बात बताई है। नाम सुनिए उन सारे लोगों का, ये नाम लेना जरूरी है क्योंकि हर किसी को पता हो ये लोग कौन है। जो एस श्रीधर इंस्पेक्टर थे, उस वक्त एसओचओ थे, एक तरीके से ये ही लीड कर रहे थे। दूसरा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर सथन कुलम है, उसके बाद पी राघु नगेश हैं जो एसआई हैं, के बालाकृष्णन है ईबी एसआई हैं, एसआई मुरुगन हेड कांस्टेबल, एसआई चेलदोरी पुलिस कांस्टेबल, एम मथुरोज पुलिस कांस्टेबल, ए समुदराई हेड कांस्टेबल, एक्स थॉमस फ्रांसिस पुलिस कांस्टेबल, एस बेल्लू मथु पुलिस कांस्टेबल। ये जो मैंने आपको जितने भी नाम लिए हैं, जब कभी भी आप याद रखिएगा इन नामों को, वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, फिर से आपको नाम सुनाई पड़ेगा। ये नाम और ये जो चेहरे फिर भी कभी ना कभी बाहर जरूर आएंगे। देखिए फांसी की सजा हम बोल रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें फांसी की सजा नहीं होगी कभी भी। ये कभी ना कभी जब बाहर आए तो इन नाम और इस चेहरे को बिल्कुल याद रखिए, इन हंसते हुए चेहरों को याद रखिए, और देखिए कि इन्होंने किस तरीके से हमारे कानून का, हम जैसे भारतीय नागरिकों का मजाक बनाकर रख दिया है। 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि इन्हें 6 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए। 5 साल बीत चुके हैं, 2026 में अब जाकर इन्हें फांसी की सजा दी गई है, लेकिन इनके अंदर डर खौफ नाम की कोई भी चीज नहीं है। वीडियो देखिए।
तो देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने हमारा मजाक बनाया और खुद हंसते हुए आगे निकल गए। फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस केस को आपको बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि पुलिस वालों ने जो काम किया उसको हम जितना भी कोशिश कर लें वो, या जितना भी वो चाहें कि हम इसे छुपा लें, लेकिन हमारा काम है उन्हें उजागर करना और हम उजागर करते रहेंगे, चाहे उन्हें ये वीडियो चुभे या किसी को मिर्ची लगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और आपके सामने सच से आपको अवगत करवाना हमारा काम है। और इसलिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।